डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस पेपर्स के डिटेल्ड सॉल्यूशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। इनमें 12 पेपर यानी 12 पेपर इंग्लिश लैंग्वेज के आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग जो 2021 के पेपर 2022 में अरेंज किए गए थे, उनमें 13th नंबर पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्योंकि 2022 में इंग्लिश लैंग्वेज का एसएससी सीजीएल में बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। गणितीय तुलना में 45 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो निश्चित रूप से ये जो प्रीवियस पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको देखना और उनमें जो भी हम लोग रूल्स, रेगुलेशंस, टिप्स और मीनिंग्स बता रहे हैं वर्ड्स के, वो आप लोगों के लिए 2022 का एसएससी सीजीएल के पेपर की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए, आज का जो हमारा पेपर है ये एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर जो 19 अप्रैल 2022 में हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उस पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका वोकैब से रिलेटेड है और एक शब्द का जो शब्द है ऑल्टरकेशन, इसका एंटोनिम यानी उसका अपोजिट मीनिंग हमें बताना है। तो चार शब्द जो दिए गए, देखिए ऑल्टरकेशन का मतलब होता है कहा सुनी, झगड़ा, कलह। अब कहा सुनी, झगड़ा, कलह, इसके लिए जो हमारा यहाँ पर कहना चाहिए, जो एंटोनिम की बात कर रहा हूं मैं अब, कि यानी उसका उल्टा जो शब्द है, तो देखिए यहाँ पर एंटोनिम के रूप में एग्रीमेंट जो है वो एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर्ग्यूमेंट का मतलब तो तर्क, बहस हो जाती है, इसलिए आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। क्वारल का मतलब भी झगड़ा, कलह होता है, ये तो सिनोनिम हो गए हैं इसके। और कंट्रोवर्सी भी इसका सिनोनिम हो गया। आपका जो इसका अपोजिट है, यानी कहा सुनी, कलह या झगड़ा होने की बजाय आपस में समझौता होना, सामंजस्य होना, समरसता होना, एक दूसरे के प्रति एग्रीमेंट होना, तो इसका जो एंटोनिम जो होगा वो ए ऑप्शन आपका सही है। बाकी सब इसके सिनोनिम है। देखिए, क्वारल, आर्ग्यूमेंट, कंट्रोवर्सी, ये सब इस ऑल्टरकेशन के सिनोनिम है। ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड है। और देखिए, ग्रामर से रिलेटेड जैसा कि आप लोग प्रीवियस पेपर जो भी देख रहे हैं, आपको पता होगा कि जनरली 4 तरीके से पूछे जा रहे हैं। पहला, एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे कि यहां पर पूछा गया है, और डेफिनेटली एक पार्ट में कुछ ग्रामेटिकल एरर होती है। दूसरा इसका तरीका कि एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उनमें से एक पार्ट गलत हो सकता है, और अगर गलत नहीं है तो फिर नो एरर वाला पार्ट आपको ऑप्शन देना होता है। ठीक ऐसे ही एक होता है, एक पार्ट को बोल्ड कर देते हैं, अगर वो सेंटेंस सही है तो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड वहां पर होता है, और अगर मान लीजिए गलत, एक होता है नो सब्सटीट्यूशन, तो इस तरीके से नो इंप्रूवमेंट और नो सब्सटीट्यूशन का पार्ट वहां पर ऑप्शन में रहता है। तो आइए, एक पार्ट गलत है, कौन सा है? सी परफॉर्म द टास्क एट द बेस्ट आवर एबिलिटी। ध्यान दीजिए, वी ऑलवेज वर्क टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। तो यहां पर एट द बेस्ट नहीं होगा, ये प्रेपोजिशन की गलती है, ये टू होना चाहिए, और ये टू यानी ये जो दिया हुआ इसमें गलती है। होना चाहिए सी परफॉर्म द टास्क टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। तो यहां पर एट द बेस्ट नहीं, टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन एक शब्द का सिनोनिम पूछा गया, सिमिलर। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, बाधा डालना, रोड़ा अटकाना। अब यहां पर इसके सिनोनिम जो मीनिंग जो पूछा गया है, अप्रूव का मतलब होता है अनुमोदन करना, स्वीकृति देना, अपनी सहमति देना, तो ये तो नहीं हो सकता, यहां पर इसका तो अलग मीनिंग हो गया, इसलिए यह आंसर नहीं है। ब्लॉक का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, बाधा पहुंचाना, ब्लॉक कर देना, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो आपका होगा बी। मैच के 2 मीनिंग है, एक तो किसी से मैच करना यानी उसके बराबरी करना, कंपैरिजन वाला होता है, और एक खेल कूद वाला होता है। परमिट का मतलब अनुमति देना। यहां पर देखिए, इसका सही ऑप्शन है ब्लॉक। थोड़ा मेरा गले में कुछ गड़बड़ है, जब बीच बीच में थोड़ा मुझे तकलीफ है। एनीवे, अगला देखिए, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है।
सेंटेंस है व्हाट इज सोनिया सेइंग, सेड रोहित। रोहित ने कहा, सोनिया क्या कह रही है। तो यहां पर जो शुरुआत होगी रोहित आस्क्ड, और व्हाट अपने आप में कंजंक्शन बन जाएगा। इस कंजंक्शन के बाद जो भी सेंटेंस दिया गया है अगर वो इंट्रोगेटिव है तो इसे एक सिंपल स्टेटमेंट में बदल देंगे। तो व्हाट के तुरंत बाद सोनिया होगा, और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इस रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में करना होगा। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा व्हाट सोनिया वॉज सेइंग, और व्हाट अपने आप में कंजंक्शन का काम करेगा, इसलिए दैट व्हाट तो होगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया देखते ही। और चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा इसलिए ये इज सेइंग भी नहीं होगा, ठीक है। और ये इंट्रोगेटिव में नहीं रहेगा, ये एक सिंपल स्टेटमेंट में चेंज करेंगे। व्हाट के तुरंत बाद सोनिया होगा, यानी इज को यहां लगाएंगे और इसका भी वॉज हो जाएगा, तो इसका वॉज यहां लगेगा यहां पर। तो ये हो जाएगा रोहित आज व्हाट सोनिया वॉज सेइंग, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। ग्रामर की डिटेल्ड नॉलेज के लिए मैंने अपने 45 इयर्स का जो टीचिंग अनुभव है उसके बेस पे युवाम ग्रामर बुक तैयार की है। साथ में स्टूडेंट्स के सुझाव पर इस ग्रामर बुक के साथ 100 आवर्स के रिकॉर्डेड वीडियोज हमने फ्री अवेलेबल करवाए हैं। ये बुक में आपको QR कोड मिलेगा, हमारा युवाम का आप ऐप डाउनलोड करें, QR कोड को स्कैन करें और ग्रामर के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस फ्री मिल जाएंगे। ये बुक जो हमारी बुक है ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप उनसे ये जो भी डायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, ग्रामर के रूल्स है, ये सब आपको मिलेंगे। और वॉकैब के लिए, एडवांस लेवल वर्ड पावर के लिए हमारी 4 बुक अलग से हैं। हाई लेवल वॉकैब, एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, उनको खरीदिए और उनका रिकॉर्डेड कोर्स भी आप खरीदिए। आइए अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ये है ए फिक्स्ड सम पेड एनुअली, यानी एक निश्चित धन अमाउंट पैसा जो हर वर्ष पे किया जाता है। तो इसके लिए किस शब्द का यूज होता है? देखिए बोनस वैसे नो डाउट साल के अंत में प्रॉफिट के आधार पर दिया जाता है, पर अगर जनरली कंपनी को नुकसान में तो ये बोनस नहीं दिया जाता। ये कोई निश्चित नहीं है, ये वेरी यानी ये थोड़ा अलग अलग भी हो सकता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो बोनस आपका इसका सही आंसर नहीं है। ऑनेरियम का मतलब तो होता है मानदेय, पारिश्रमिक। कोई व्यक्ति काम करे उसकी एवज में कुछ धन अगले व्यक्ति को देना, तो ये ऑनेरियम भी नहीं होगा। एन्युइटी का मतलब होता है कि एक ऐसा धन जो हर साल निश्चित रूप से दिया जाता है, तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है वो होगा एन्युइटी। क्या होगा? एन्युइटी मीन्स एन अमाउंट ऑफ मनी पेड एनुअली, तो ये फिक्स्ड सम पेड एनुअली। एलिमनी, एलिमनी का मतलब होता तलाक भत्ता। अगर पति पत्नी अलग हो जाते हैं और पत्नी काम नहीं करती है तो पति को एक निश्चित गुजारा भत्ता अपनी पत्नी को देना होता है, तो इसे हम लोग तलाक भत्ता कहते हैं। तो एलिमनी बिल्कुल अलग शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 6, फिर ग्रामर से रिलेटेड है। एक पार्ट को बोल्ड कर दिया है, अगर ये गलत है, ठीक है, तो इसकी जगह पर सही क्या होगा? और अगर सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा। सेंटेंस है सच वॉज हिज परफॉर्मेंस दैट द ऑडियंस गेव ए स्टैंडिंग ओवेशन। देखिए ओवेशन का मतलब होता है जैसे जब कोई डिग्निटरी, कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो हम सब लोग उसके स्वागत में खड़े होकर तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। तो स्टैंडिंग ओवेशन मतलब खड़े होकर उसका स्वागत करना। तो उसका परफॉर्मेंस ऐसा था कि जो भी ऑडियंसेस थे उन सब ने खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत किया। देखिए ये सेंटेंस सही है। यहां पर बेसिकली सच वॉज हिज परफॉर्मेंस, और इसके लिए फिर ये रिलेटिव एडजेक्टिव क्लोज लगा दैट द ऑडियंस गेव ए स्टैंडिंग ओवेशन। तो यहां पर सी पार्ट है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला देखिए यहां पर दिया हुआ है पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। टेंस देखिए कौन सा है। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट,
आर डूइंग वर्ब, हार्ड वर्क रिसीवर ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट। टेंस चेंज नहीं होगा, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस सब्जेक्ट के हिसाब से इज आर एम लगाकर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है। सब्जेक्ट चूंकि हार्ड वर्क बनेगा, इसलिए यहां पर जो भी वर्ब बन जाएगी वो होगी इज बीइंग डन। अब इज बीइंग डन किसमें है सबसे पहले वो देखिए। तो इज बीइंग डन यहां पर दिया हुआ, एक बार इसको रख लीजिए। इज डन है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये नहीं होगा। हैज बीन डन भी नहीं होगा, वॉज बीइंग डन भी नहीं होगा। क्यों? कि हम लोग इसको पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाना। एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम टेंस चेंज नहीं होता है, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो पैसिव होता है इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पैसिव बनेगा इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है ए। ओके, अगला आपको एक ईडियम पूछा गया है और एक बोल्ड पार्ट में दिया गया एक ग्रीन हॉर्न। अब देखिए ग्रीन हॉर्न का इसके मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। सेंड देखिए, द न्यू इलेक्ट्रीशियन इज ए ग्रीन हॉर्न बट विल अर्न फास्ट। कि जो नया इलेक्ट्रीशियन है वो एक ग्रीन हॉर्न है। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति काम काज में बहुत अनुभवी नहीं है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, अब देखिए बाकी में तो इफिशिएंट का मतलब कोई काम करने में बहुत प्रवीण है, स्किल्ड है। जब भाई नया है तो जनरली स्किल्ड होने के चांसेस कम होंगे। प्रोफिशिएंट का मतलब ये होता है जो काम करने में बहुत ही दक्ष है, वो भी नहीं होगा। प्रोफेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक, तो प्रोफेशनल भी नहीं होगा। यहां पर है अनुभवहीन। कोई व्यक्ति ग्रीन हॉर्न है तो वो अनुभवहीन है। सही ऑप्शन इनएक्सपीरियंस्ड। ओके, आइए अगला देखिए क्वेश्चन, अगेन ग्रामर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट में डेफिनेटली एरर है। सेंटेंस है सेवरल मिनट्स पास्ड, बहुत सी मिनट बीत गए यानी बहुत समय पास हो गया। बिफोर किसके पहले? शी रिटर्न्ड कैरी मिल्क फॉर द डॉग। तो देखिए यहां पे ये जो कैरी है इन्फिनिटिव वर्ब होना चाहिए। जैसे आई वॉन्ट टू गो, तो आई वॉन्ट गो नहीं हो सकता। ठीक है, आई प्लान टू राइट, तो आई प्लान टू राइट ए बुक होगा, आई प्लान राइट बुक नहीं होगा। तो इस रिटर्न के बाद यहां पर ये इन्फिनिटिव एंड टू फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए। तो होना चाहिए टू कैरी मिल्क। तो ये ए पार्ट में गलत है, यहां पर आपको टू लगाना होगा, टू कैरी मिल्क। ठीक, फिर अगला पार्ट देखिए ग्रामर से रिलेटेड है। अब दोनों में देखिए, इसमें तो 4 पार्ट में बांटा गया। डेफिनेटली एक पार्ट में एरर है, पर इस सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। किसी एक में गलती हो सकती है नहीं, हो सकती है, तो उस पार्ट को बताइए, अदरवाइज नो एरर का ऑप्शन बताइए। सेंटेंस है इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस 2 days। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मीनिंग है 2 दिन से, इंटरमिटेंटली का मतलब रह रहकर, 2 दिन से रह रहकर बरसात हो रही है, यानी रुक जाती है फिर आ जाती है, रुक जाती है फिर आ जाती है। तो मीनिंग है कि 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, रह रहकर बारिश हो रही है। तो टाइम दिया गया 2 days। ये पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है प्रेपोजिशन फॉर का, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है सिंस का। इसलिए यहां पर सिंस की जगह पर फॉर का यूज होगा, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन है। इसलिए यहां पर डी पार्ट में एरर है, इस सिंस की जगह पर फॉर का यूज किया जाएगा। अगला आ जाइए, एक इडियम पूछा गया है स्टिकी फिगर्स। स्टिकी का मतलब चिपचिपा, फिंगर्स का मतलब अंगुलियां। अब चिपचिपी अंगुलियों का मतलब क्या हो? इसका मतलब है जो व्यक्ति की प्रवृत्ति चोरी करने की होती है, यानी चिपचिपी फिंगर्स है, कोई कीमती चीज को चिपका के उठा के जेब में डाल के ले गया। इसका मतलब है कि उसकी जो प्रवृत्ति है ना वो चोरी की है। तो यहां पर इसका जो सही मीनिंग है एन इंक्लिनेशन टू स्टील, कि चुराने के प्रति उसका जो मानस रहता है, इंक्लिनेशन झुकाव रहता है, प्रवृत्ति रहती है। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आप इसको सही मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आप देखें
एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया और ये द ताजमहल फर्स्ट पार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। एक बहुत कॉमन रूल है और ये बेसिक रूल है, देखिए नाउन के चैप्टर का। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। जब ये प्लूरल होगा तभी तो इसमें से एक होगा। अगर है ही एक तो एक में से एक तो नहीं हो सकता ना। कई बार मैं लोगों को देखता हूं, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन, तो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। जब फ्रेंड्स बहुत से होंगे तभी तो उनमें से एक होगा। अब जब फ्रेंड है ही एक तो एक में से एक तो नहीं हो सकता ना। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं कि इस वन ऑफ के बाद जो नाउन है इसके बीच में कुछ ना कुछ 2-3 एडजेक्टिव्स दे देते हैं, खासतौर से एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगा देते हैं। जैसे यहां पर वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्रिएशन है, ये जो है द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव लगा दिया। तो वन ऑफ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ये नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। यहां पर क्रिएशन सिंगुलर दे दिया तो ये क्रिएशंस होना चाहिए था, इसलिए यहां पर सी पार्ट में क्रिएशंस होगा, तब ये आपका सही होगा। इसलिए यहां पर किस पार्ट में गलती है? क्रिएशंस वाला जो पार्ट है वो सी, वो गलत है। ठीक, इसलिए रूल याद रखिए, बहुत कॉमन रूल है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल नाउन होगा और ये हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि जब गिन पाएंगे काउंटेबल होगा तभी तो उनमें से एक होगा। अब एक में से एक तो हो नहीं सकता, तो नाउन प्लूरल होना। लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी अगर ऐसा हो तो। जैसे वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग, एक किताब मेरी मिसिंग है। ठीक, आइए नेक्स्ट है। और नेक्स्ट अगेन देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया और यह है ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, यानी जो व्यक्ति पैदल चलता है। इसके लिए देखिए पेडेस्ट्रियन होता है पदयात्री। क्या होता है? पदयात्री। तो आपका सही आंसर तो ए है। बाकी अपन मीनिंग और देख लेते हैं। देखिए रोवर का मतलब होता है घुमक्कड़, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर जो भटकता रहता है उसे हम लोग घुमक्कड़ कहते हैं, विदाउट एनी एम, ए वॉन्डरर। ठीक है, तो ये होगा। देखिए ड्वेलर का मतलब तो होता है परमानेंट रेजिडेंट, जिसे निवासी कह लें या बासिंदा कह लें, तो यहां से इससे कोई लेना देना ही नहीं है इसका, तो बासिंदा से मतलब है। और फ्लाई से बना है फ्लायर, तो उड़ने वाला। ठीक, अगला देखिए वोकैब से रिलेटेड है, एंटोनिम पूछा गया है स्पेशियस। ध्यान दीजिए, इस स्पेशियस का मतलब होता है बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत, यानी जिसमें बहुत सारी जगह हो। जैसा रूम बहुत स्पेशियस है। और देखिए इसको CS नहीं बोलेंगे, जब कभी भी COUS हो, IOUS, तो ये आई का प्रोनाउंसिएशन ड्रॉप हो जाता है, इसलिए ये CS नहीं होगा, शस होगा। शस, स्पेशियस। इसका उल्टा शब्द पूछा है। एक्सटेंसिव का मतलब तो देखिए लार्ज इन एरिया होता है, तो ये तो ऑलमोस्ट इसका सिनोनिम हो गया। बाउंड्रीलेस के मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो ये भी हो गया। और रूमी का मतलब जो बहुत बड़ा रूम, इसका उल्टा होगा क्रैम्प्ड। क्या मीनिंग होगा इसका? क्रैम्प्ड, यानी इसका मतलब होता है सकरा या तंग। कहता साहब ये रूम तो बहुत ही सकरा है, ये रूम तो बहुत ही तंग है, तंग। और उल्टा क्या हो गया इसका? स्पेशियस। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगेन ये फिल द ब्लैंक का है और ये है आई एम एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑल योर इंस्ट्रक्शंस, कि मेरे से ऐसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपके सारे निर्देश का पालन करूं। देखिए एक बहुत अच्छा पार्ट होता है, इसे हम लोग टैग क्वेश्चन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जिससे मान लीजिए हमने कहा डू यू गो टू कॉलेज, तो ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, डू यू गो टू कॉलेज। एक होता कंफर्मेशन के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा। इससे पहले मैं कहूंगा आप रोजाना कॉलेज जाते हो? नहीं जाते क्या? तो मैंने कहा आप रोजाना कॉलेज जाते हो? नहीं जाते क्या? तो नहीं जाते क्या, तो जैसे ही मैंने यहां पे कहा यू गो टू कॉलेज डेली, फुल स्टॉप। नहीं जाते क्या, चूंकि अफर्मेटिव है तो ये टैग क्वेश्चन बन गया
डोंट यू, डोंट यू। अगर ये निगेटिव होता, यू डू नॉट गो टू कॉलेज डेली, तो कहता आप रोजाना कॉलेज नहीं जाते, जाते हो क्या? तो उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। अगर ये होता यू डोंट गो टू कॉलेज डेली, तो ये होता डू यू। तो जिस टेंस में उसी की हेल्पिंग आपको लेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने आई एम का टेक क्वेश्चन बनाना है या आई एम नॉट का टेक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव अगर टेक क्वेश्चन बनेगा तो देखिए इसका कभी भी आमंट आई नहीं होगा। अब यहां पर आई के साथ भी आर आएगा, इसका सही मायने में होगा आरंट आई। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई एम एक्सपेक्टेड। टेक क्वेश्चन क्या बनेगा? नेगेटिव। तो ये नहीं बन सकता और ये नहीं बन सकता। ठीक है। दूसरा, चूंकि सब्जेक्ट आई है तो आई तो आएगा ही आएगा, इसलिए ये एजेंट भी नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन बचा आरंट आई। अब आपको ये लग सकता है कि सर आई के साथ तो एम आता है। यही एक अपवाद है, एक्सेप्शन है कि यहां आई के साथ आर आ रहा है और ये फिक्स्ड है, या मान लीजिए इसमें कोई रूल रटने वाली बात नहीं है। इसलिए यहां पर इसका जो टेक क्वेश्चन जो होगा, जिसे देखिए मैं बार बार कह रहा हूं टेक क्वेश्चन, ये होगा आरंट आई। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? टेक क्वेश्चन। मैंने देखिए हमारी जो युवाम की ग्रामर है उसका कंप्लीट चैप्टर दिया है, एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया, यानी 4 शब्द दिए, 3 की स्पेलिंग तो करेक्ट है, 1 की गलत है। कभी इसका उल्टा पूछते हैं, ठीक है ना, 3 की गलत देते हैं, 1 की सही देते हैं, तो उसमें पूछेंगे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए इंश्योर ये सही है, ये अजर्न, देखिए साहब प्रोनाउंसिएशन, कुछ लोग ये डी के चक्कर में से बोलते हैं एडजर्न। दिस इज नॉट एडजर्न, दिस इज अजर्न। अजर्न इसका मतलब होता है किसी चीज को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना, सस्पेंड कर देना। तो यहां पर अजर्न हो, नॉट एडजर्न, स्थगित करना। प्योरिटी आप जानते ही हैं, ये गलत है। देखिए एग्जॉस्ट, यहां पर यू आना चाहिए था सब, एग्जॉस्ट। ठीक, तो डी पार्ट आपका सही ऑप्शन है, इसकी स्पेलिंग गलत है। अब आ जाइए, 4 सेंटेंस दे दिए, ये जंबल्ड है, आर जंबल्ड। आपको समझते हुए एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, करेक्ट ऑर्डर में लेना है। तो मैं हर वीडियो में इसका एक रूल बताता हूं कि भाई अगर कोई भी सेंटेंस किसी प्रोनाउन से शुरू हो तो वो पहला सेंटेंस नहीं होगा। जैसे इट दे दिया, पहला सेंटेंस नहीं होगा। ठीक, कंजंक्शन दे दिया, पहला नहीं होगा। 2 शब्दों में अगर कोई कॉमन वर्ड आ गए तो एक दूसरे के आसपास के होंगे। अब इन 4 सेंटेंस को पहले पढ़िए और देखिए कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कौन सा लगता है, सॉरी सब्जेक्ट क्या, सेंटेंस जो पूरा परिचय दे रहा हो। इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड न्यूट्रिशियस, नॉट सीएस, न्यूट्रिशियस फूड एंड इम्प्रूव देयर ओवरऑल हेल्थ। ये भी जानना चाहते थे कि कितने स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया गया और कितने लोगों की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हुई। तो कौन सी चीज किसके बारे में कहा गया, ये इट किसके लिए आया है। बी देखिए यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, द मिड डे मील स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड फ्री फूड टू चिल्ड्रन इज इन फोकस अगेन। कि दोबारा फोकस में आ गया, केंद्र में आ गया है कौन सा, मिड डे मील स्कीम, जो बच्चों को फ्री मुफ्त में भोजन उपलब्ध करवाती है स्कीम। तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लग रही है और इस स्कीम के लिए इस इट का यूज भी हुआ होगा। अगला देखिए, अबाउट 1.3 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स आर कवर्ड अंडर दिस वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रन। तो दिस किसके लिए आया और प्रोग्राम का मतलब स्कीम के लिए आया, देखिए इसके लिए।
तो ये बी पहला और इसके बाद ये सी आ गया। देखिए, क्योंकि ये स्कीम और प्रोग्राम ऑलमोस्ट ऑल एक ही बात है। क्लियर है? तो कितना 1.3 मिलियन, 1 मिलियन में होता 10 लाख, इतने बच्चों को इस वेलफेयर स्कीम के तहत कवर किया गया है। द गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू टेक स्टॉक ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, कि अब सरकार इस प्रोग्राम का जो इंप्लीमेंटेशन हुआ, जो लागू किया गया है, इसकी पूरी स्थिति जानना चाहती है। ठीक है, तो ये सी आ गया, सी के बाद ये इट ऑल्सो वांट्स है, ऑल्सो आ गया तो ये इसके अंदर जुड़ गया नाउ वांट्स। आप अगर बी और सी भी देख लेंगे ना तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। बी और सी किस में है? सिर्फ एक ही में है, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके बाहर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और ये इंपरेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट किसी को किसी काम को करने का ऑर्डर दिया गया है। अरेस्ट द थीफ, ऐसे को चेंज करने के लिए हम लोग लेट का यूज करते हैं। फिर जो ऑब्जेक्ट है, इसको यहां पर जो रिसीवर ऑफ द वर्ब था, अरेस्ट का जो ऑब्जेक्ट था, रिसीवर था, इसको सब्जेक्ट बना दिया द थीफ। इसके बाद बी का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है अरेस्टेड। तो लेट द थीफ बी अरेस्टेड, बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बचा है। क्लियर? अगला आ जाइए, एक सिनोनिम पूछा गया है कम्यूट का। अब ये कम्यूट के बारे में थोड़ा देखिए। सामान्यतः इसका मीनिंग होता है ऐसे यात्री जो रोजाना एक जगह से दूसरी जगह, और खासतौर से लंबी दूरी 100, 150, 200 किलोमीटर तक काम करने जाते हैं और शाम को वापस लौटकर आ जाते हैं, जिसे हम लोग दैनिक यात्री कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? दैनिक यात्री कहते हैं। तो देखिए यहां पर तो सिनोनिम में इसका कोई ऐसा दैनिक यात्री से रिलेटेड मीनिंग ही नहीं। इसके अलावा इसका और मीनिंग होता है, और वो होता है कि किसी पनिशमेंट को कम कर देना। ठीक है, एक इसका मीनिंग और होता है टू एक्सचेंज फॉर समथिंग, अदला बदली करना। ठीक है, अब यहां पर अगर जिस बच्चे को इस कम्यूट के सारे मीनिंग नहीं मालूम है, वो गलत कर जाएगा। तो यहां पर एक चीज को दूसरी चीज में चेंज कर देना, एक्सचेंज कर देना, तो सही मायने में यहां पर जो इसका सिनोनिम है वो कन्वर्ट है, टू एक्सचेंज फॉर समथिंग, कन्वर्ट कर देना। बाकी देखिए कंज्यूम, और ये शूम, कंज्यूम, ये जूम नहीं है, कंज्यूम नहीं बोलेंगे, कंज्यूम। इसका मतलब तो खा पी जाना होता है एक तो इसका मीनिंग। एक अगर दीमक वगैरह लकड़ी खा जाती है तो डिस्ट्रॉय करना भी हम इसका मीनिंग कहते हैं। तो इसका मीनिंग होता है किसी चीज को उपभोग कर लेना, उपयोग में ले लेना, खा पी जाना। और अगर कोई जानवर वगैरह किसी चीज को कंज्यूम कर जाता है तो इन्हें डिस्ट्रॉय कर जाता है, तो ये भी होगा। कंडेंस के भी देखिए जो मीनिंग होते हैं, इसके 3 मीनिंग है। एक तो किसी चीज को गाढ़ा करना, कोई लिक्विड है अब उबाल कर उसको गाढ़ा कर लेता है। एक होता है जो वाष्प होती है, जो वेपर होती है, भाप जो जिसे कहते हैं, उसको लिक्विड में चेंज करना, वो भी कंडेंस करना होता है। और एक कोई बहुत लंबी चौड़ी किताब है, उसको आपने शॉर्ट में बना दिया, इसलिए कई बार आपने कुछ बुक से जो कंसाइज एडिशन पढ़ते हैं वो कंडेंस्ड एडिशन होते हैं, यानी उसको संक्षिप्त में कर देना। फिर है कंजर्व, इसका मतलब होता है संरक्षित करना, किसी चीज को सहेज कर रखना। तो इसका आंसर तो कन्वर्ट ही होगा। अब आ जाइए, एक लास्ट में और दिया गया है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल्ड दिया गया है, पीपल यूज टू थिंक। अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, और सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सेंटेंस इन द ओल्डन डेज, अब देखिए ये पास्ट की बात करिए, पुराने समय में मेनी पीपल यूज टू थिंक दैट द ईस्ट वॉज फ्लैट। ध्यान दीजिए, पास्ट बिलीफ या हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन है यूज्ड टू। यूज्ड टू नहीं बोलेंगे, यूज्ड टू। ये डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, और ये जे भी नहीं होता, यूज्ड टू। और ये पास्ट में होता है, इसलिए ये जो दिया हुआ है ना, ये यहां पे डी लगाकर होना चाहिए, यूज्ड टू थिंक। पुराने जमाने में बहुत से लोग ऐसा सोचा करते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, चपटी है, और अब क्या है, गोलाकार। कहां पर गलती है? ये सही होगा इसका।
यानी यहां पर डी लग गया यूज्ड टू, और प्रोनाउंसिएशन देखिए यूज्ड टू, और इस यूज्ड टू के दो मीनिंग, एक तो ये मॉडल है, यहां पर तो पास्ट हैबिट दिखा रहा है, और जब एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज करते हैं तो ये बी प्लस यूज्ड टू होता है, किसी चीज का आदी होना या अभ्यस्त होना। ये हमारी ग्रामर में कंप्लीट डिटेल मैंने दी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, आइए अगला देखिए, ये पूरा का पूरा एक क्लोज टेस्ट आ गया, और देखिए मैंने आपको बार बार कहा है जो 2021 के पेपर 2022 में हुए थे अप्रैल में, इन सब में क्लोज टेस्ट पूछा गया। इट मीन्स अब जो 2022 का इस दिसंबर में पेपर होना है, उन जो प्रीलिम्स का, उन सब में क्लोज टेस्ट आने वाला है। मैं इसके बाद आपको मेंस के पेपर भी करवाऊंगा, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स ये जो इंग्लिश लैंग्वेज के एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस पेपर के मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको आप रेगुलरली देखें, रेगुलर इसका वीडियो देखें, पीडीएफ भी मैं पीपीटी अवेलेबल करवा रहा हूं फेसबुक वगैरह पे, तो उनको डाउनलोड करें, तो आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। जल्दी से आप इस क्लोज टेस्ट वाले पैराग्राफ को पढ़िए, साथ में ये दिए गए जो ऑप्शन है इनको देखते चलिए, आपको तुरंत आपका ऑप्शन मिलता चला जाएगा। तो आइए पहला ये है, देयर इज सो मच एंड कंफ्यूजन इन लाइफ टुडे बिकॉज द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट क्लियर, कि जीवन में आज के दौर में बहुत सा कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर कोई नकारात्मक मीनिंग ही आएगा, क्योंकि लोगों के सामने उनका गोल निश्चित नहीं है। तो क्या है, देयर इज, अब अगर इसको यूं करें, देयर इज मच सर्टेनिटी, पॉजिटिविटी, अनसर्टेनिटी, रिलायबिलिटी, कि भाई जब कंफ्यूजन है तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी होगा, इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, अनसर्टेनिटी। फिर यहाँ पर दिया गया है ईच पर्सन टू फुलफिल हिज डिजायर्स एंड ड्रीम्स विदाउट द इंटरेस्ट ऑफ अदर, कि हर व्यक्ति दूसरे लोगों के फायदे की बिना सोचे, मीनिंग एक अंदाज लगा रहा हूं, अपनी ही इच्छाएं और अपने ही सपनों को पूरी करना चाहता है, तो वांट्स टू फुलफिल, विशेष टू, जो भी होगा, तो ऑप्शन देखिए यहां पर दिया हुआ है हैज वांट, वांट, हैव वांट और वांट्स, तो यहां पर चूंकि सब्जेक्ट है ईच पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो भी वर्ब आएगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से एस एस लगेगा, इसलिए यहां पर होगा वांट्स। तो क्या हो गया, वांट्स टू फुलफिल हिज डिजायर एंड ड्रीम्स विदाउट कंसीडरिंग, और यही सही है, बिना दूसरे लोगों के फायदे को कंसीडर किए बिना, बाकी कोई सही नहीं है। आगे आ जाइए, व्हेन वी हैव ए मोटिव, जब हमारा एक कोई मोटिव हो, कौन सा मोटिव, ये स्वार्थ वाला भी हो सकता है, बिना स्वार्थ सेल्फिश मोटिव भी हो सकता है, सेल्फलेस मोटिव भी हो सकता है, ये आगे डिपेंड करेगा। वी लूज द सेंस ऑफ हायर ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस, तो देखिए यहां पर तो नेगेटिव आएगा, अगर हमारा उद्देश्य ही सेल्फिश है तो फिर खुशियां प्राप्त करना जैसा जो ऊंचा उद्देश्य है उसका मतलब ही हम खो देंगे। तो देखिए यहां तो सेल्फिश आना चाहिए, मेरे हिसाब से सेल्फिश दिया हुआ है। ठीक, आगे दिया देयरफॉर देयर इज लॉट ऑफ इन आवर लाइफ, इसलिए हमारे जीवन में बहुत सी क्या है, स्ट्राइव, कंकॉर्ड, पीस, हार्मनी। अरे भाई पीस और हार्मनी तो हो ही नहीं सकता। कंकॉर्ड का मीनिंग मालूम है क्या आपको, कंकॉर्ड भी नहीं होगा। कंकॉर्ड के दो मीनिंग है, एक तो होता है एग्रीमेंट और एक मीनिंग होता है हार्मनी, समरसता, एक दूसरे से आपसी तालमेल। भाई जब गोल ही क्लियर नहीं है, पूरा पैराग्राफ का मतलब है, तो उसके जीवन में तो फिर कलह ही होगी, और इस टाइप का मतलब होता है झगड़ा, कलह, विवाद। इसलिए यहां पर सही ऑप्शन होगा स्ट्राइक। ठीक, तो ये था आपका नेक्स्ट पेपर, और ये मैंने प्रीवियस पेपर की तुलना में इसको देखिए जल्दी इसका पूरा डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, ताकि, और मैं देखिए सॉल्व करने को तो उसको 10 मिनट में सॉल्व करके दे सकता था, बट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व द पेपर, so I'm giving the complete detail regarding the word or the grammatical part or even meaning of all the words. ठीक, इसलिए आपको इसको सोल्व करने में लग रहा है टाइम। आप प्रीवियस पेपर को सोल्व कीजिए, ये 13 नंबर पेपर हुआ है, आगे मैं 14, 15 और ये 21 पेपर है। पूरे पेपर करने के बाद मैं एसएससी सीजीएल के जो मेंस के पेपर हुए हैं, हमें अंदाज हो जाएगा प्रीवियस पेपर से,
हालांकि क्वेश्चन अब 45 ही होंगे, पहले 200 क्वेश्चन होते थे मेंस में, अब कितने क्वेश्चन पूछेंगे? केवल 45 क्वेश्चन पूछेंगे, पहले 200 थे। पर यही सारी चीजें होंगी उसके अंदर, इसलिए इन पेपर को सॉल्व करना आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको लगता है ये फायदेमंद है तो प्लीज इसको शेयर भी कीजिए सबसे। थैंक यू।